देश में आज सबसे बड़ा संकट बेरोजगारी नहीं है, असल में भरोसे का लीक होना है। जिस व्यवस्था पर करोड़ों युवा अपना भविष्य टिका रहे हैं, वही व्यवस्था बार बार पेपर लीक माफिया के सामने घुटने टेकती नजर आ रही है। इस पूरे सेगमेंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। 20 साल में 45 बड़े पेपर लीक हुए हैं, जिसमें 1658 गिरफ्तारियां हुई हैं, 925 चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन सजा कितनों को मिली? अंदाजा लगाइए। 2, 10, 20, 50, 18 लोगों को। यानी अपराधियों से ज्यादा परीक्षा देने वाले छात्र सजा भुगत रहे हैं। कोई दोबारा परीक्षा देता है, कोई उम्र सीमा पार कर जाता है, कोई अवसाद में यानी कि डिप्रेशन में चला जाता है। दूसरी तरफ सरकार शिक्षा बजट बढ़ाने का दावा करती है, लेकिन कुल बजट में हिस्सेदारी मात्र 4% से घट करके आधी हो गई है। कितनी? 2.6%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है 6% जीडीपी का खर्च होना चाहिए शिक्षा पर, लेकिन लक्ष्य आज भी अधूरा है। सवाल सिर्फ शिक्षा मंत्री का नहीं है, पूरे सिस्टम का है। अगर पेपर परीक्षा से पहले बिक जाए, सीटें पैसे हो जाए, वर्षों तक लटकी रह जाए और दोषी खुलेआम घूमते रहे, तो डिग्री नहीं भ्रष्टाचार पास होता है और हो रहा है। याद रखिए, जिस देश में मेहनत हार जाए और माफिया जीत जाए, वहां सिर्फ पेपर नहीं लीक होता, पूरे राष्ट्र का भविष्य लीक भी होता है और वीक भी होता है। और इतना वीक होता है कि प्रोटेस्ट सड़कों पर खड़े हो जाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए कुछ आपको तस्वीरें, कुछ तथ्य बताएंगे। ये तथ्य एक एक करके सुनते चलिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। वित्तीय वर्ष के अनुसार 5 साल का डेटा बता रही हूं, साझा कर रही हूं। 2022-23 में हिस्सेदारी जीडीपी की कितनी रही है शिक्षा में? 2.64% रही है। इसी तरीके से 23-24 की बात करें 2.51%, 24 में 2.51%, यानी कि सेम थी, कोई चेंज नहीं आया। इसी तरीके से 25-26 की बात की जाए तो 2.54, 2% इंक्रीज हुआ। 25-26 में 26-27 माफ कीजिएगा, ये बढ़ती है, यानी कि 0.4% बढ़ करके 2.60% हो जाती है। आप कहेंगे सब कुछ तो बढ़ रहा है मैडम, तमाशा क्यों बना रही हो? अभी अगला ग्राफिक्स बताएगा कि क्या कुछ कहानी और ट्विस्ट है, वो आपको समझना चाहिए। सरकारें क्या छिपा रही हैं, क्या नहीं बता रही हैं, वो प्राइम न्यूज आपको बताएगा। 2013-14 में शिक्षा को केंद्रीय बजट का करीबन 4% हिस्सा मिला करता था, ये बजट का हिस्सा था। 26-27 में शिक्षा की जो हिस्सेदारी है वो घट करके 2.6% रह गई है। सोचिए, आधी से भी कम। टर्निंग पॉइंट क्या है? 2026-27 में शिक्षा की हिस्सेदारी 2.6% रह गई है। अब टर्निंग पॉइंट का इंतजार कीजिए। टर्निंग पॉइंट इस पूरे घटनाक्रम में क्या है? बजट की राशि आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन 12 सालों में शिक्षा मंत्रालय की बजट लगभग हो गई है, यानी कि राशि बढ़ी हुई पर जीडीपी ग्रोथ का जो लक्ष्य था वो कहीं पीछे। अब पेपर लीक का पूरा जाम समझिए। पेपर लीक सिंडिकेट किस तरीके से 45 बड़े पेपर लीक हुए 2002 से लेकर 25 तक का आंकड़ा बता रही हूं। इसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों है, बायस्ड मत कहिएगा। 1658 गिरफ्तारियां होती हैं, 925 जो है वो रिमांड ली जाती है, सिर्फ 18 दोषी पाए जाते हैं, 32 आरोपी बरी हो जाते हैं, 43 आरोपी अब भी ट्रायल का सामना कर रहे हैं। यानी कि दोषी को कोई सजा नहीं, मलाई खा रहा है पेपर लीक करने वाला। और सजा कौन भुगत रहा है? आप और आपके बच्चे। 3.86 करोड़ अभ्यर्थी इन परीक्षाओं से प्रभावित हुए, ये रिकॉर्डेड डेटा है, जबकि एक्चुअल डेटा इससे कहीं ज्यादा है। दोबारा परीक्षा कराने की बात करें तो 183 दिन औसतन लग जाते हैं, कई मामलों में 4 साल तक का इंतजार होता है। और जहां पर 4 साल तक का इंतजार होता है, वहां पर होता क्या है? कोई ओवर एज निकल जाता है, किसी की उम्र बढ़ जाती है और वो पेपर नहीं दे पाता। 14 से 26 की बात की जाए तो सिर्फ 14 से 26 में ही 152 मामले सामने आ चुके हैं। केवल 2 मामलों में प्रभावी दोषी सिद्ध हुआ है। 20 सालों में 45 बड़े मामलों में सिर्फ 2 मामलों में प्रभावी दोषी। सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश 11 मामले, उसके बाद आता है राजस्थान 7 बड़े मामलों का मैं जिक्र कर रही हूं। आप कहेंगे छोटे छोटे पेपर लीक, नहीं, राजस्थान 7 मामले, ज्यादातर केस लंबित, कई आरोपी जमानत पर, कुछ मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, यानी कि मामला आया गया रफा दफा हो चुका है। आप सोचते रहिए कि पेपर लीक हुआ है, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद तो हो गया,
लेकिन सरकार की कोई जवाबदारी नहीं। आपने अपने बच्चों दिलाने के लिए अपने बच्चों को दोबारा री एग्जाम की तैयारी करवाई, लेकिन सब कुछ गया सरकार के जेब में। उसके बावजूद सरकार ने आपसे जितना लिया, क्या शिक्षा बजट में उतना दिया? नहीं दिया। अमित तिवारी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में, उनसे बातचीत करेंगे। अमित जी, मेरी कोशिश होती है ग्राउंड जीरो में हम उन तस्वीरों को साझा करें जो शायद दुनिया नहीं देख पा रही है या देश नहीं देख पा रहा है, जो खबरों के शोर में दब जा रही हैं। शिक्षा बजट की आज हमने बात की है, एक्चुअल पेपर लीक में गिरफ्तारियों की बात की है। मात्र 20 सर 24 सालों में हमाम में नंगे सारे हैं, क्या कांग्रेस क्या बीजेपी। बच्चों के भविष्य की एक्चुअली अगर बात की जाए तो चिंता किसी को भी नहीं है। देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात है कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन जिस सिस्टम और जिस ढांचे की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक का मामला हुआ हो, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के दौरान जो है पेपर लीक का मामला रहा हो, आप दोनों चीजों में देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन क्या है, पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो है कार्रवाई हुई, और कार्रवाई में जो है कुछ गिने चुने नाम आते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है, वो जमानत पे रिहा हो जाते हैं। उसके बाद उनको सजा कब मिलेगी? 10 साल, 12 साल, 12 साल, 13 साल, या वो किसी तरीके से अपने अर्जी को इस तरह से घुमाएंगे फिराएंगे सबूतों के अभाव में वो उस केस से निकल जाते हैं, बरी हो जाते हैं। इसलिए जो इतनी लंबी प्रक्रिया है, जिसको सरकार ने संज्ञान में लिया, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बोर्ड बनाए जिससे लोगों को जो लंबित न्याय होता है वो जल्दी से मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि कुछ जो परीक्षा जिस तरह से पेपर लीक के मामले उसमें जो संगठित अपराध है उसको उन्होंने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखा है, और उसको लगातार वो, अगर उस बात को आप समझें तो उस संगठित अपराध को कैसे कम किया जा सकता है, सरकार ने उसका संज्ञान निश्चित रूप से लिया है। और 1-2 दिन में जो घटनाक्रम बदलाव हुए हैं उसमें आपने देखा होगा कि चाहे उच्च शिक्षा सचिव हों, उनका इस्तीफा ले लिया गया है, धर्मेंद्र प्रधान जी अभी बने हुए हैं, आखिर कब तक? वो भी एक लेकिन प्रणाली सबसे है कि बड़ा सवाल अमित जी जहन में आता है, देखिए इन सारे घटनाक्रमों के बीच में जब हम जंतर मंतर पर बैठे बच्चों की बात कर रहे हैं, उसी दौरान उत्तराखंड में एक पेपर लीक भी हो चुका है, जहां पर जो टीचर है वही दोषी पाया गया। अब उस पेपर को रद्द कर दिया गया। नकल विरोधी कानून है, उम्र कैद की सजा का हवाला दिया जा रहा है, करोड़ों रुपए जुर्माने की बात कही जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम चीजें रुक नहीं रही हैं। और वही ठीक प्रावधान, नकल विरोधी कानून वाले ही प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने की बात कर रही है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि आप यूपीएससी के बराबर भी अगर चीजों को बना दें तो भी क्या चीजें उस तरीके से ठीक हो पाएंगी, या फिर कहीं से जवाबदारी तो एटलीस्ट सुनिश्चित करनी पड़ेगी। देखिए पूजा जी, जवाबदेही तभी नहीं सुनिश्चित हो पाएगी कि अगर कोई क्रेडिबिलिटी उनके लिए बनाई जाएगी, कोई समय सीमा, कोई तय एक रेखा, जो हम बोलते हैं ना कि एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी हमें अपने डिपार्टमेंट्स के लिए भी, मंत्रालय के लिए भी, और जो सचिव हैं, जो आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, वहां से जहां से हम पूरी तरीके से गाइडलाइंस या पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। जब पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा होता है या टेंडर पास हो रहा होता है, उस समय जो है नैतिक जिम्मेदारी मंत्रालय की बनती है, क्या वो सही हाथों में जा रहा है? जैसे सीबीएसई बोर्ड का जो मामला था, एजुटेक कंपनी को दे दिया गया, नियम कानून के बदलाव हो गए, नियम कानून के बदलाव में इतनी ढील दी गई, जो कंपनी ब्लैकलिस्ट थी, जिसको बच्चे दूर रखा गया था, नीट के पेपर की यहाँ पर बात चल रही है, लेकिन आप 10वीं और 12वीं की भी परीक्षाएं ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। आपने भी अभी जिक्र किया कि किस तरीके से वहां पर देखिए कॉपीज की चेकिंग में ही बहुत सारे विरोधाभास देखने को मिले। नीट में भी ओएमआर शीट की प्रॉब्लम आ रही है। आप किस तरीके से सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं? बच्चों का भविष्य आपके लिए सिर्फ कहना होता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, बच्चों का साल बर्बाद हो जाता है। जी पूजा जी, सबसे बड़ी बात है कि जब सिस्टम बना रहे होते हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, और जो टेंडरिंग प्रोसेस है, जब हम टेंडरिंग प्रोसेस में जाते हैं, उस समय जो है खासकर जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो मंत्रालय से विभाग से संबंधित है, वहां पे बहुत जो है सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसी कोई कंपनी अगर इन्वॉल्व हो रही है जो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी, किसी भी सरकार में ब्लैक लिस्टेड थी, उसको अगर नियमित तौर पे अगर अनियमितता दिख रही है,
तो उसके लिए नियम और डेट में बदलाव क्यों किया जा रहा है? उनके 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 पक्ष में नियम क्यों बनाए जा रहे हैं? ठीक है। अगर सीबीएसई की बात करें चाहे एनटीए की बात करें, एनटीए में भी जो परीक्षा एजेंसी है उसमें भी आपने देखा होगा बिल्कुल। काफी अमित जी, सारे जिस ऐसे दौरान हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं जिसमें सीजेपी के संयोजक और साथ में सौरभ दास की, माफ कीजिएगा, सौरभ दास यहाँ पर बैठे हुए हैं और आशुतोष रंका बैठे हुए हैं। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से बातचीत हो रही है। अपनी बात पूरी कीजिए सर। जी, तो वहां पे जो नियमों में अनदेखी की जाती है, नियमों को धता बता के जो कंपनियों को टेंडर दे दिए जाते हैं, सबसे बड़ी बात है कि वहीं पे ही हम सबसे बड़ी चूक करते हैं जिसकी वजह से पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। अगर ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को हम दूर रखेंगे शिक्षा विभाग से और जो नियमावली है उनको अगर हम फॉलो करेंगे, कोई एक व्यक्ति आता है बहुत ईमानदार व्यक्ति है, वो सचिव या आईएएस लेवल बन के बैठा होता है, वो अपनी नियमावली बना एक बना एक के एक जाता है। आखिरी मेरा सवाल होगा, क्योंकि क्लोज करने का मुझे कमांड मिल चुका है। अमित जी, आज जिस तरीके से घटनाक्रम 24 घंटे के अंदर लगातार चेंज होता हुआ नजर आया, प्रधानमंत्री का एक अलग रूप, एक अलग रवैया, एक अलग अप्रोच हमें सुनाई दी, जिसमें वो पहली बार मित्रों नहीं बल्कि फ्रेंड्स कहते हुए नजर आए। आप इन तमाम घटनाक्रमों को, सोनम वांगचुक ने अपने अनशन से बैकआउट किया या यूं कहें कि अनशन को तोड़ा है, कुछ शर्तें उनकी मानी गई हैं, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे कोट करते हैं आगामी 5 सालों के लिए? मैं बात करूंगी। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी का जो फैसला है वो देश हित को देखते हुए लिया गया है और युवाओं को जो है जिस तरह से वो अपना जो मेन जो फोकस है कैरियर फोकस को, कैरियर के टाइम को अगर वो वहां पे जंतर मंतर में देंगे उस समय को, तो जाहिर सी बात है कि जो उनका समय अगर एक बार बर्बाद हो गया तो वो वापस लौटना नहीं है। बहुत सारे लोग परीक्षा से वंचित रह जाएंगे, नई जो परीक्षाएं आ रही हैं उनकी भी तैयारी वो नहीं कर पाएंगे। तो सरकार ये बहुत पॉजिटिव रूप में जो है मोदी जी ने जो है जो एक या पॉजिटिव फिर जो कहीं ये ऐसा तो कुछ बहुत तो नहीं ज्यादा था कि युवाओं के असंगठित या नेतृत्वहीन प्रदर्शन का पोटेंशियल शायद समझ में आया कि ये अगर अभी नहीं रोका गया या इसको लिमिटेड नहीं किया गया तो बहुत मुश्किलें हो जाएंगी? निश्चित तौर पे अगर अगर ये अनियंत्रित हो जाता तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती होती। दूसरी, जो लोग वहां दिल्ली में बैठे हुए हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, लगातार लोग आए जा रहे हैं और बहुत असामाजिक तत्व जिस तरह से जुड़ रहे थे आंदोलन को लेके, और जिस तरह से आपने देखा होगा कनॉट प्लेस में जो घटनाएं हुई, संसद मार्ग में जो घटनाएं हुई, जिस तरह से ये उम्मीद की जा रही थी अगर 10-12 दिन 15 दिन और दुकानें लोगों की नहीं खुलेंगी तो उनके बेरोजगारी के लिए क्या करेगी सरकार, उनके लिए रोजगार कहां से अर्जित करेगी। तो सरकार ने जो फैसला लिया है पूर्णतः वो युवाओं के समर्थन में है और युवाओं के लिए है, युवाओं के भविष्य के लिए है। चलिए, और बहुत लगातार शुक्रिया मुझे सर, आप ऐसी हमारे अपेक्षा साथ में प्रधानमंत्री जुड़े, आपने अहम विचार अपने साझा किए। देखिए, एक लाइन याद आती है, हालांकि ये लाइन बहुत पुरानी है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, यानी कि नकल और बच्चों का भविष्य। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही आग हो, लेकिन कहीं भी आग जलने से मतलब है जलनी चाहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का।